हाँ सर, अभी छुट्टी है, मस्त कर रहे हैं। चालू करो। लाइट करो, सही करके लाइट करो, लाइट करो। तो और बड़ा तो ऊपर लगा, पूरा ऊपर लगा, यहाँ लाइट कलेक्ट करो, सबने लाइट करो, लाइट कर चुके हैं। हाँ बोर्ड पूरा अलग से, वो बढ़िया बोल रहा ना, ये सब हमें जगह जो चार यूज करती ना जगह थी, बोर्ड पूरा अलग से। हेलो क्या पूरा, हाँ और इतना करो, पूरा बोलो हेलो। बस ना चालू होने वाली, बायो क्लास छूट गई है मेरी, चालू होने वाली। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चालू हुई क्या? चालू हो गया बेटा? ये हटाओ जरा बेटा। हेलो स्टूडेंट, सब लोग आ गए? ये गेट बेटा बंद कर दो। सब लोग आ गए? चलो भाई, तो आज फिर से हम और आप दोनों लोग मिलकर आज आइसोमेरिज्म पार्ट 1 दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म का रिवीजन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल हम लोगों ने IUPAC का रिवीजन किया था। बेटा टोटल क्वेश्चंस हैं 16 और ये क्वेश्चंस आपके ऐप में आ चुके होंगे, तो हो सकता है प्रिंट आउट आपका ना निकल पाया हो, तो मेरे साथ आप लोग रिवीजन करेंगे। एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा, 50 सेकेंड आपको मिलेंगे और बाकी 1 मिनट में मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है? तो अगेन मेरे ख्याल से 1.5 आवर में अपना काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? चलो फिर चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है,
फटाफट चालू हो जाओ, रफ कॉपी और पेन होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने दिया गया है, CHO COOH CN और NO2, ठीक है। आपको इनका प्रियोरिटी ऑर्डर बताना है, ठीक है। इन सब की प्रियोरिटी ऑर्डर आपको बताना है। आपको मालूम है कौन इंगोल्ड प्रीलॉग रूल से हम लोग प्रियोरिटी को डिसाइड करते हैं, E और Z आइसोमेरिज्म के लिए या RS नॉमेनक्लेचर के लिए। जल्दी से करिए, चलिए। करिए। पचास सेकेंड आपके पास है, फटाफट बताइए क्या होगा प्रियोरिटी सीक्वेंस। ये केमिस्ट्री है, यहां पर इसी प्रकार से रिवीजन होगा। हो गया, हो गया। आओ दिखते बेटा, हम लोगों को मालूम है कि प्रियोरिटी जो होती है, हम लोगों को मालूम है जो प्रियोरिटी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अगर हमारे पास जो जिसका प्रियोरिटी डिसाइड करना है वो ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बना है, तो सबसे पहले प्रियोरिटी हम लोग किसकी देखते हैं, फर्स्ट एटम की देखते हैं। फर्स्ट एटम किसे कहते हैं, जिस पर वैलेंसी फ्री होती है या सेंटर एटम को उस ग्रुप का फर्स्ट एटम माना जाता है। एक बार मैं खोल के लिख ले रहा हूं इसको, CH डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH, C ट्रिपल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। आप देख सकते हैं पहला एटम कार्बन एटॉमिक नंबर 6, पहला एटम कार्बन एटॉमिक नंबर 6, पहला एटम नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। तो ये क्लियर हो चुका है कि NO2 की जो प्रियोरिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, 1 नंबर। अब अपन को इनको डिसाइड करना है। आपको मालूम है पहले एटम से प्रियोरिटी डिसाइड ना हो पाए तो हम सेकंड एटम की तरफ जाते हैं। यहाँ पर सेकंड एटम कौन है, ऑक्सीजन। यहाँ पर भी सेकंड एटम कौन है, ऑक्सीजन। और यहाँ पर सेकंड एटम कौन है, नाइट्रोजन। ये क्लियर हो चुका है कि इन तीनों में इसकी प्रियोरिटी लास्ट होगी। इसका मतलब है इसकी प्रियोरिटी आएगी फोर्थ। सेकंड और थर्ड प्रियोरिटी डिसाइड नहीं हो पाई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीसरा एटम हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर तीसरा एटम जो है ऑक्सीजन है। तो इसकी प्रियोरिटी हो गई फर्स्ट, इसकी प्रियोरिटी हो गई, सॉरी फर्स्ट तो ये हो गया था, ये सेकंड हो गया और इसकी प्रियोरिटी हो गई थर्ड। तो इस हिसाब से सबसे हाई प्रियोरिटी किसकी आ रही है, फोर्थ वाले की आ रही है। उससे कम प्रियोरिटी किसकी आ रही है, सेकंड वाले की आ रही है। उससे कम प्रियोरिटी किसकी आ रही है, फर्स्ट वाले की आ रही है। और सबसे लास्ट में कौन सा आ रहा है, फोर्थ, थर्ड वाला आ रहा है। तो दिस इज योर सीक्वेंस ऑफ प्रियोरिटी 4 2 1 3। सो सेकंड इज द राइट आंसर। हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हों सर आपने मल्टीपल बॉन्ड को ओपन क्यों नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी। मल्टीपल बॉन्ड को ओपन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए मैंने मल्टीपल बॉन्ड को ओपन नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारा जो पेन था वो इन दोनों में आके रुक गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो C डबल बॉन्ड O इसके पास भी है, C डबल बॉन्ड O इसके पास भी है। तो CO तो कॉमन हो गया। अब यहाँ पर H है, यहाँ पर O है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसकी प्रायोरिटी कम है। मान लो आपके सामने क्वेश्चन ये होता, CH2OH और CHO। अब अगर इसे हमें कंपेयर करना होता, हाँ, तो हम लोगों को इस डबल बॉन्ड को ओपन करना पड़ता। क्यों, इसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6 फर्स्ट एटम से डिसाइड नहीं हो पाया, एटॉमिक नंबर 8। अब यहां पर हम इसको ओपन कर लेते, ये हो जाता है,
और एक ऑक्सीजन हम लोग और लगा देते हैं ना। कैसे लगा दें? ऐसे लगा दें। क्लियर? तो यहां पे खोलना पड़ता O 8। अब यहां पर तीसरा क्या हो जाएगा? H, और यहां पर तीसरा क्या हो जाएगा? O। तो इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी ज्यादा और इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी कम। तो इसलिए यहां पर हमें डबल ट्रिपल बॉन्ड को खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही हमारा काम चल रहा है। तो NO2 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो गई, COOH की उससे कम, CHO की उससे कम, और CN की हो गई सबसे कम। कौन सा रूल बेटा ये होता है? दिस इज कॉल्ड सिप रूल, कॉन इंगोल्ड प्रीलॉग रूल। एटॉमिक नंबर से डिसाइड हम लोग करते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट। आपको ये बात समझ में आ गई ना कि मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड को ओपन क्यों नहीं किया? जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे जरूरत पड़ी तो यहाँ पर हमने ओपन कर दिया। चल दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, 50 सेकेंड आपको मिलेंगे। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, यस, आपको इसका IUPAC नाम बताना है, और साथ में आपको ये भी बताना है कि ये वाला डबल बॉन्ड E होगा या Z, ये वाला डबल बॉन्ड E होगा या Z। तो E और Z का इस्तेमाल करते हुए इसका करेक्ट IUPAC नाम आपको बताना है। 50 सेकेंड आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। हम और आप मिलके रिवीजन कर रहे हैं, स्पेशली GOC का। चलिए, मेरे ख्याल से हो गया होगा। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि E और Z को भी गोली मारो। अभी आपको ये देखना चाहिए कि इसका IUPAC नाम हमें करना है। सीनियर फंक्शनल ग्रुप के नाम पर डबल बॉन्ड ही हमारे पास है। हेलोजन तो हमेशा क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट होता है। अब हमें डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नंबर करने हैं। 1 2 3 4 5 नंबर मिल रहा है 3,5। 1 2 3 4 5 अगेन नंबर मिला 3,5। अगर चेन तो आप समझी गए, चेन तो यही होगी। सॉरी, पहले चेन छाट लिया करो फिर नंबरिंग करते। तो डबल बॉन्ड को तो दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहे हैं। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड से काम ना चल पाए तो सब्स्टिट्यूएंट के पास हम लोग जाते हैं। पहले लगाते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। 1 2 3 4 5 6 नंबर मिला 3,6। 1 2 3 4 5 6 नंबर मिला 3,6। लोवेस्ट सेट से जब काम नहीं हो पाता है तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के पास जाते हैं। दिस इज क्लोरो, दिस इज मिथाइल। अल्फाबेट में C पहले आता है, हमें इसको कम नंबर देना है, इसे नंबरिंग होगी लेफ्ट टू राइट। कल ही तो हम लोगों ने रिवीजन किया है इन सब चीजों का, राइट। पहले IUPAC नाम लिख देते हैं। 8 कार्बन का बेटा एल्क क्या होता है? ऑक्ट। 3 और 5 पे 2 डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया? 3,5 डाई E। और आपको मालूम है डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आती हैं तो एल्क ना लिखकर हम लोग रूट वर्ड लिखते हैं एल का। तो ये प्रिंसिपल चेन का नाम हो गया। अब बारी ये आती है सब्स्टिट्यूएंट।
3 पे लगा है क्लोरो और 6 पे लगा है मिथाइल। तो ये तो हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। अब हमें इसका आईयूपीएसी नाम स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ बताना था। आइए देखते हैं सब लोग। देखिए ये कार्बन है और ये कार्बन। अब मैं कुछ देर के लिए ये हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये अंडरस्टूड है कि चौथे कार्बन पर जो दूसरा ग्रुप होगा दैट इज हाइड्रोजन, राइट। अब ये ग्रुप और इस ग्रुप में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ये हायर प्रायोरिटी का है। इस H और इतने बड़े ग्रुप में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। आप देख सकते हैं सेम प्रायोरिटी या यूं बोले हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो सेम साइड है। सेम साइड का मतलब हो गया Z। तो 3 वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया Z। अब बारी है 5 वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। फिर देखो यहां पर ये है और ये तो H ही लगा होगा यहाँ पर, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब ये H लगा, इधर इतना भारी भरकम ग्रुप या यूं बोलो कार्बन लगा, तो ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, ठीक है। और इन दोनों में अगर देखें ये मिथाइल है ये इथाइल है, तो नीचे वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो अगर देखा जाए तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड पर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा E। तो 5 पर क्या आ गया E आ गया। इज इट क्लियर। ठीक है, फिर से देख लीजिए तीसरे वाले में हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो सेम साइड पर है, तो ये तीसरे वाले की स्टीरियोकेमिस्ट्री Z होगी। और 5वें वाले में देखिए हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड पर है, तो 5वें वाले की प्रायोरिटी होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी E। तो ऑप्शन क्या है 3 क्लोरो 6 मिथाइल ऑक्टा डाइईन और 3 पर है Z, 5 पर है E, इसलिए सेकंड का आंसर हो गया सेकंड। ओके, आप बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो और लिखने को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। देखो बेटा आपने लिख दिया 3 क्लोरो 6 मिथाइल, ठीक है। और आपने क्या किया ये जो इनके नंबर थे बाहर निकाल दिए 3Z 5E ऑक्टा डाई E। आप ऐसे लिख दीजिए, इसलिए आंसर कौन सा होगा सेकंड आंसर होगा, राइट बेटा। हमें मालूम है E जो होता है वो ट्रांस के इक्विवेलेंट होता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो ट्रांस होता है, और Z जो होता है वो सिस के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। चलो दूसरे के बाद क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है बताइए इन तीनों में ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा। ऑप्टिकली एक्टिव आपको बताना है, 50 सेकंड आपके पास है, 50 सेकंड आपके पास है। जल्दी से करिए। ऑप्टिकली एक्टिव आपको ढूंढना है और यहां पे आपको सिर्फ कायरल कार्बन चेक करने होंगे। जिसके पास कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पीओएस और सीओएस से चेक नहीं करेंगे, क्योंकि पीओएस और सीओएस हम लोग फिजर प्रोजेक्शन फार्मूला और फ्लाइंग वेज फार्मूले में चेक करते हैं। जब इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन के आते हैं सिंपल कायरल कार्बन को चेक करते हैं। आंसर बताइए इन तीनों में ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा। तीनों होंगे, पहला दूसरा होगा, पहला तीसरा होगा या दूसरा तीसरा होगा। हो गया, आइए देखते हैं। आइए, सभी लोगों को मालूम है कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन की पहचान होती है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने चाहिए
और उससे लगे चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, दैट कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन। ध्यान से देखिए, ये दोनों कार्बन तो हमारे किसी काम के नहीं है, sp2 हो गए। sp3 वाले ये 4 कार्बन है, 2H लगे बेकार हो गया, 2H लगे बेकार हो गया, 2H लगे बेकार। अब जनाब इसके पास आएंगे, एक H लगा, एक Br लगा, 2 हाथ तो डिफरेंट हो गए। अब बात करते हैं रिमेनिंग 2 वैलेंसी सेम है या डिफरेंट। आप देखिए इसकी रिमेनिंग 2 वैलेंसी जो है उन्होंने रिंग का फॉर्मेशन किया है। तो आपको मालूम है कैसे करते हैं, आप यहां से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चलिए, अगर आपको डिफरेंस मिलता है तो दोनों वैलेंसी डिफरेंट मानी जाएंगी, और आपको डिफरेंस नहीं मिलता है तो दोनों वैलेंसी सेम मानी जाएंगी। आप देखिए यहां से एंटी क्लॉकवाइज गए, आपको एक कार्बन मिला जहां पे पाई बॉन्ड है, और क्लॉकवाइज जाने पे जो कार्बन मिला वहां पे पाई बॉन्ड नहीं है। तो यहीं से डिसाइड हो गया कि इसकी रिंग वाली दोनों वैलेंसी डिफरेंट है। तो रिंग वाली दोनों वैलेंसी डिफरेंट हो गई, तीसरी वैलेंसी में ब्रोमीन लगा डिफरेंट हो गया, चौथी वैलेंसी पर हाइड्रोजन लगा वो भी डिफरेंट हो गया। सो दिस इज द कायरल कार्बन। और अगर कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, अब हम लोग यहां पर आते हैं। देखिए बेटा, ये पूरा सिस्टम और ये पूरा सिस्टम तो बेकार हो गया, बिकॉज ईच कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज बोले तो प्लेनर। तो ये अब यहां पर हम लोग देखते हैं, देखिए 2H बेकार, 2H बेकार, 2H बेकार, 2H बेकार, ये भी बेकार हो गया। अब सवाल उठ रहा, इसको देखो और इसको देखो। देखिए एक H पर हाइड्रोजन, एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन है, ओके, दूसरी वैलेंसी पर ये एक सब्स्टिट्यूट लगा, डिफरेंट हो गए। तीसरी वैलेंसी और चौथी वैलेंसी रिंग में है। अब हमें ये देखना है इसकी तीसरी वैलेंसी और चौथी वैलेंसी सेम है या डिफरेंट। आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। आप चलकर देख लीजिए, सी सी, अभी मामला सेम है, आगे बढ़िए, फिर सी, फिर सी, अभी मामला सेम है, आगे बढ़िए, फिर सी पर सब्स्टिट्यूएंट, अगेन सी पर सब्स्टिट्यूएंट। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलने पर हमें सेम चीजें मिल रही हैं, इसलिए ये कार्बन हमारा कायरल नहीं होगा। यहां पे आकर देख लीजिए, एक पर H लगा, एक पर ये सब्स्टिट्यूट लगा, दो डिफरेंट हो गए। रिंग वाले हमें चेक करने हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलकर देखेंगे। सी सी सेम हो गया, आगे बढ़ो, सी सी सेम हो गया, आगे बढ़ो, सी पर सब्स्टिट्यूएंट, और ऐसे चलने पर भी सी पर सब्स्टिट्यूएंट। तो इसकी भी रिंग वाली दोनों वैलेंसी क्या हो गई, सेम हो गई। मतलब इस मॉलिक्यूल के पास कहीं पर भी कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, देखिए बेटा, मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलने के लिए कहता हूं, सेफ रहता है विदाउट एनी कंफ्यूजन। कभी कभी इसको कुछ लोग ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिंग वाली वैलेंसी को देखना है सेम है या डिफरेंस है, आप 20 से काट दीजिए। तो 20 से काटने पर दोनों चीजें अलग अलग दिख रही हैं, तो दोनों वैलेंसी डिफरेंट होंगी, और 20 से काटने पे दोनों सेम दिखाई पड़े तो दोनों वैलेंसी सेम होंगे। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए यहां से आप काट दीजिए ऐसे करके, तो आप देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है, लेकिन मुझको काटने से ज्यादा अच्छा पसंद है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलकर देखना। ठीक है, तो मैं इसी को रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप ऐसे करके मत देखा करें, आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलकर देख लिया करें। तो यहां पे कोई भी कायरल कार्बन नहीं है कि इनएक्टिव होगा। आप यहां पर आ जाइए, यहां पे देखिए सारे के सारे कार्बन sp3 हैं, सिर्फ इसको छोड़ दीजिए, ये बेकार हो गया। बाकी आप देखिए, आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो NO2 है, एक क्या है H, दो डिफरेंट हो गए। वैलेंसी देखो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलकर देखेंगे, सी सी, फिर सी और फिर सी पर सब्स्टिट्यूएंट, यस, ये वाला कार्बन क्या होगा, कायरल होगा। ये सब तो बेकार हो गए। यहां पर आप जरा देख लीजिए, एक पर क्या लगा H, एक पे लगा ये भारी भरकम ग्रुप,
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलकर देखेंगे डिफरेंट वैलेंसी आ रही है, ये भी क्या होगा, कायरल होगा। एक मिनट बेटा, किसी बच्चे की कॉल आ रही है। हाँ हेलो। हाँ बेटा। बेटा क्लास तो ओमेगा के ऐप पर चल रही है और मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ। क्या बेटा? लाइव क्लास होती है तो ग्रीन होता है सर, नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, एक मिनट। नहीं सर। अरे अंकित, मनोज, ये देखो जब बच्चे का फोन आ रहा, नहीं चल रहा है। हाँ हम देख रहे हैं तुम्हारा मोबाइल। भैया आपके मोबाइल में नहीं चल रहा होगा, बाकी मोबाइल में चल रहा है। सर अभी सुनील सर की क्लास की है सर, ये वाला नहीं चल रहा है। लो भैया इनको बात कर लो, हमें अपना काम करने दो। ठीक है, इधर देखिए बेटा, हमारा काम तो वैसे हो चुका है, कायरल कार्बन आ चुके हैं, हमारा काम तो हो चुका है कि ये वाला मॉलिक्यूल भी कैसा होगा, एक्टिव होगा। तो पहला एक्टिव है और तीसरा एक्टिव है, सो सेकंड इज द राइट आंसर। पहला और तीसरा एक्टिव होगा, लेकिन मैं इसमें टोटल कायरल कार्बन भी निकालना चाहता हूं। आइए, ये वाला बेकार हो गया, 2H है, ये तीनों बेकार हो गए, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। आइए और चलते हैं, इसको देखते हैं। एक पर H लगा, एक पे ये भारी वर्गम ग्रुप लगा अलग। अब रिंग वाले देखो, C और C पर डबल बॉन्ड O, ये भी क्या हो गया, कायरल। CH2 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 बेकार हो गया, ये sp2 है इसलिए बेकार हो गया। यहां पर आइए, एक H लगा, एक ये भारी भरकम ग्रुप लगा, रिंग में देखो C C फिर C और C पे डबल बॉन्ड, ये कार्बन कैसा हो गया, कायरल हो गया। नीचे आइए, H भारी भरकम ग्रुप, रिंग में देखो C C C C C पर NO2 C पर NO2, ये कायरल नहीं होगा। CH2 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 कायरल नहीं होंगे। इसको देखिए, H NO2 अलग हो गए, रिंग वाले देखो C C C C C पे ग्रुप, C पे ग्रुप, कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। तो इसके पास टोटल एसिमेट्रिक कार्बन कितने होंगे, 4। खैर हमारा काम तो एक कायरल कार्बन से चल गया था कि ये एक्टिव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड आंसर है, पहला वाला भी एक्टिव है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन, और तीसरा वाला भी एक्टिव है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। ओके, अच्छा भाई, अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 4। हमारे साथ अगर आप चलेंगे तो ही बेटा रिवीजन होगा, मैं अकेले रिवीजन नहीं करा पाऊंगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। कल जब मैंने IUPAC का रिवीजन कराया, जिसमें 50 सेकंड में आपको देता था और 1 से 1.5 से 2 मिनट मैं बताता था, बच्चों को ये रिवीजन बहुत ही अच्छा लगा कि सर घर पर कुछ करना नहीं पड़ रहा है, घर पर हम लोग नोट्स पढ़कर सवाल लगाकर बैठते हैं पेन और कॉपी लेकर, सर बड़ा मजा आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है फॉर GOC। मैं फिर से बोल रहा हूं, एल्केन टू एरोमेटिक मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है। आइए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपके सामने 4 चित्र बने हुए हैं, OH कॉपी, फटाफट चित्र बनाना चालू कर दो। ये 1 है, ओके, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, ये रहा थर्ड स्ट्रक्चर, मेरे साथ स्ट्रक्चर बनाइए। बहुत ही चहेता क्वेश्चन है आपके नीट का, खूब सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, मैंने ध्यान रखा है आपके एग्जाम को, उसी प्रकार के क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। ये मेरी क्लास टेस्ट नहीं है कि अंड बंड क्वेश्चन हम लेकर आए। अब ये क्रैश कोर्स चल रहा है, लास्ट रिवीजन चल रहा है, हमें ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये 4 चित्र बने हुए हैं, आपको आंसर बताना है, रिलेशन बताना है 1 और 2 में, रिलेशन बताना है 3 और 4 में,
और रिलेशन बताना है 2 and 3 / 2 and 4। चलिए आपको समय दे रहे हैं 50 सेकेंड, करिए। फिगर प्रोजेक्शन फार्मूले आपके सामने बने हुए हैं। आपको रिलेशन बताना है 1 और 2 में, 3 और 4 में, 2 और 3 एंड 2 और 4 में। भैया क्या हुआ बच्चे का? हो गया? और भी फोन आ रहे थे क्या? अच्छा, साफ दिखाई पड़ रहा है? जब मैं एक बार देख लूं, जल्दी से करो बेटा, बेटा कमेंट जरा ऑन करो। ऐप में चलते हैं कमेंट। तो साफ दिखाई पड़ रहा है आज, है ना? फिर भी कमेंट अगर ऑन हो जाए, कल मनोज तो कर रहा था ऑन। हाँ, मनोज कल कर रहा था। जल्दी से बताओ। चलिए, हो गया, वेरी सिंपल। चलिए आइए देखते हैं। हमारे स्टूडेंट को मालूम है, सबसे पहले बात करते हैं एनेंशियोमर की। एनेंशियोमर क्या होते हैं? वो ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं बट नॉन सुपर इम्पोजिबल, उन्हें हम लोग कहते हैं एनेंशियोमर। हमारे स्टूडेंट जानते हैं, हम लोगों के जो पाम हैं, जो हाथ के पंजे हैं, वो एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज हैं बट नॉन सुपर इम्पोजिबल, उन्हें हम कहते हैं एनेंशियोमर। बात करें डायस्टीरियोमर क्या होते हैं? वो ऑप्टिकल आइसोमर जो ना तो मिरर इमेज हो और ना एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल हो, उन्हें हम लोग कहते हैं डायस्टीरियोमर। एनेंशियोमर की खास बात बेटा क्या होती है? इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, जबकि डायस्टीरियोमर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। डायस्टीरियोमर को सेपरेट किया जा सकता है बाय फिजिकल मेथड लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रोमेटोग्राफी, लेकिन एनेंशियोमर को सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। इनके लिए हमें अलग मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको मालूम है डेक्स्ट्रो एंड लीवो आपस में एनेंशियोमर होते हैं। आपको मालूम है डेक्स्ट्रो एंड मीजो और लीवो एंड मीजो ये आपस में डायस्टीरियोमर्स होते हैं। सवाल ये उठ रहा है, ये मीजो क्या होते हैं? आपको मालूम है कि मीजो की कंडीशन होती है 2 या उससे ज्यादा कायरल कार्बन होने चाहिए और साथ में प्लेन ऑफ सिमिट्री या सेंटर ऑफ सिमिट्री होनी चाहिए। ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर को हम मीजोफॉर्म कहते हैं और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो जहां बैठे हो बोलो, एनेंशियोमर की डेफिनेशन क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजिबल, ऑप्टिकली एक्टिव, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। डायस्टीरियोमर क्या होते हैं? जल्दी से बताओ। नेगेटिव मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, हेंस कैन बी सेपरेटेड। मीजो की बताओ पहचान क्या होती है? 2 या 2 से अधिक कायरल कार्बन होने चाहिए, साथ में पीओएस या सीओएस होनी चाहिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। ठीक है, आइए देखिए बेटा 1 और 2 आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, कोई पीओएस तो नहीं है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। अगर हम यहां पे मिरर लगाएं, आप देखिए पास वाला पास, दूर वाला दूर, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, एक दूसरे की मिरर इमेज है, धक्का मारने पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, मतलब 1 और 2 आपस में क्या है? एनेंशियोमर है। अब हमें देखना है 3 और 4। देखिए ऑप्टिकली एक्टिव ये भी है, ऑप्टिकली एक्टिव वो भी है, कोई पीओएस या सीओएस नहीं है। सवाल है ये दोनों आपस में क्या होंगे? आपने मिरर लगाया, पास वाला पास, दूर वाला दूर, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे,
एक दूसरे की मिरर इमेज है और धक्का मारने पर सुपर इंपोज नहीं होंगे, मतलब थर्ड और फोर्थ भी आपस में क्या होंगे, एनेंशियोमर होंगे। ठीक है, अब आपको मालूम है, इन्होंने पूछा बताइए 2 एंड 3 क्या होंगे, तो 2 एंड 3 पूछो या 2 एंड 4, ये इन्होंने पूछा है। आइए देखते हैं 2 एंड 3, 2 एंड 3 को पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर मिरर लगाने पर पास वाला पास, दूर वाला दूर, पास वाला दूर बन रहा, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। धक्का मारेंगे तो नीचे वाला पोर्शन सुपर इंपोज भले हो जाए, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन सुपर इंपोज नहीं होगा। नाइदर मिरर इमेजेस नॉर सुपर इंपोजेबल, तो ये दोनों आपस में क्या है, डाइस्टीरियोमर। 2 एंड 4 को देखिए, पास वाला पास बन रहा है और यहां पास वाला दूर बनना है, तो 2 और 4 जो है एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, धक्का मारने पर सुपर इंपोज नहीं होंगे, तो 2 एंड 4 आपस में क्या हो गए, डाइस्टीरियोमर हो गए। इज इट क्लियर? आइए देख लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, 1 एंड 3 आर आइडेंटिकल। अच्छा, इन्होंने बेटा 1 और 2 का कंपेरिजन, सॉरी ये 5वां सवाल पढ़ दिया हमने। सवाल नंबर कौन सा था ये, 4, सवाल नंबर 4, पहला ऑप्शन 1 एंड 2 आर एनेंशियोमर। यस, 1 एंड 2 आर एनेंशियोमर, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, 3rd एंड 4th आर आल्सो एनेंशियोमर। यस, 3rd एंड 4th भी एनेंशियोमर है। तीसरा, 2 इज डाइस्टीरियोमर ऑफ 3rd एंड 4th, बिल्कुल 2 इज डाइस्टीरियोमर ऑफ 3rd, 2 इज डाइस्टीरियोमर ऑफ 4th। तीसरा ऑप्शन भी सही है और चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑल आर करेक्ट, तो राइट आंसर क्या होगा, 4th होगा। क्लियर बेटा? उम्मीद करते हैं आप लोगों का सही हुआ होगा। ठीक है, अच्छा एक बात और रिवाइज कराना चाहेंगे, दिस इज कॉल्ड फिजर प्रोजेक्शन फार्मूला, और हमारे बच्चों को मालूम है कि फिजर प्रोजेक्शन फार्मूले में ये जो क्रॉस होता है ये कायरल कार्बन को डिनोट करता है। वर्टिकल लाइन जो होती है वो डॉट 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 होती हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं वो सॉलिड वेज होता है। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ग्रुप लगे होते हैं दे आर अबव टू द प्लेन, और वर्टिकल लाइन जो ग्रुप लगे होते हैं दे आर बिलो टू द प्लेन। क्वेश्चन आस्क्ड इन CBSE। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया 4th। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जब तक मैं रब कर रहा हूं जल्दी से बताओ। एनेंशियोमर क्या होते हैं, मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं, नाइदर मिरर इमेजेस नॉर सुपर इम्पोजेबल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। मीजो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक कायरल कार्बन होने चाहिए, साथ में POS या COS होनी चाहिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। फिजर प्रोजेक्शन फार्मूले में हॉरिजॉन्टल लाइन से लगे ग्रुप अबव टू द प्लेन होते हैं और वर्टिकल लाइन से लगे ग्रुप बिलो टू द प्लेन होते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से पेन उठा लीजिए। जल्दी से पेन उठाइए, और ये पहला चित्र बना हुआ है, ये दूसरा चित्र बना हुआ है, और ये बना हुआ है तीसरा चित्र। ठीक है, और अगेन क्वेश्चन क्या है, 1, 2 एंड 3 में आपको रिलेशन बताना है। पहला रिलेशन बताना है 1 एंड 3 में, दूसरा बताना है 1 एंड 2 में,
और जल्दी से करिए। और 1 and 2 में अगेन, ठीक है। चलो 50 सेकेंड आपके पास है, रिलेशन बताइए। काम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। हो गया। आइए देखिए बेटा, बार बार बच्चे परेशान कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं। देखिए अब यार टीचरों पर देखिए यार ब्लेम मत कर दीजिएगा आप लोग, मेरा मूड को बड़ा खराब करना मत। बार बार बच्चे ये लिख रहे हैं सर क्लास नहीं चल रही है, क्लास नहीं चल रही है। पिछले 2-1.5 हफ्तों से आपसे कहा जा रहा है ओमेगा ऐप पर क्लास होगी अगले हफ्ते से। 10 दिनों का आपको समय दिया गया है कि भैया अपना पासवर्ड ले ला के रख लो। उसके बाद बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर आपकी क्लास नहीं हो रही है, सर वेट करना है, ये वो है ना। इस प्रकार का काम देखिए मत करिए। लगभग 3000 बच्चों ने जो है ऐप इंस्टॉल कर लिया है, जिसमें से लगभग 2500 बच्चों के पास पासवर्ड जा चुका है। अब रिमेनिंग की आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो ये आप जानो। तो पहली बार मोबाइल पकड़े हो या कुछ गड़बड़ी है भैया, है ना। हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया है, आप ध्यान से ऐप को इंस्टॉल करें और पासवर्ड लें अपना। ये देखिए अब ये क्वेश्चन है, आपको अच्छे से मालूम है कि फ्लाइंग वेज फार्मूले में जब रिलेशन पता करना होता है तो हम लोग सुपर इम्पोज करके पता नहीं करेंगे। यहां भी हम लोग एब्सोल्यूट क्लैरिफिकेशन निकालेंगे, RS नॉमेनक्लेचर हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्लाइंग वेज फार्मूले में मैंने आपसे बताया था, यहां पे जब RS नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी बिलो टू द प्लेन ऑफ द पेपर, मींस लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट अटैच विद डॉट डॉट डॉट। अगर ऐसा नहीं है तो 2 इंटरचेंज करके हम उसको डॉट 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 पर लेकर आते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, जो फ्लाइंग वेज फार्मूले में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि R को काट के S कर दो, S को काट के R कर दो, ऐसा नहीं होता है। फ्लाइंग वेज फार्मूले में लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी बिलो टू द प्लेन ऑफ द पेपर। यहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा R को काट के S कर दो, S को काट के R कर दो, ठीक है। देखिए प्रायोरिटी आप डिसाइड कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड। आइसोटोप के केस में एटॉमिक मास से देखते हैं, थर्ड, फोर्थ। पहला काम होता है प्रायोरिटी डिसाइड करना, कर लिया। अब दूसरा काम ये देखिए, क्या लोवेस्ट वाला बिलो टू द प्लेन ऑफ द पेपर है तो नहीं है, इसको यहां पर होना चाहिए। फिजर प्रोजेक्शन फार्मूले में क्या करते थे, अगर लोवेस्ट वाला बिलो टू द प्लेन ऑफ पेपर नहीं होता था तो R को काट के S कर देते थे, S को काट के R कर देते थे। यहां पर ऐसा नहीं कर सकते, 2 इंटरचेंज करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपने चौथे को यहां पे लाना चाहते हो तो सबसे पहले चौथे को
पहले से एक्सचेंज कर दिया। एक इंटरचेंज से काम नहीं चलेगा, हमें 2 इंटरचेंज करने पड़ेंगे। यहां 2 हो गया, यहां 3 हो गया। ठीक, अब घूमिए, फर्स्ट प्रायोरिटी वाले से सेकंड की तरफ और सेकंड से थर्ड की तरफ एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। दिस इज एस। यहां पर आइए, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ। अगेन यहां पे लोचा हो रहा है, फोर्थ प्रायोरिटी वाले को बिलो टू द प्लेन होना चाहिए। सबसे पहले इसी को इंटरचेंज कर दिया, 4 एक इंटरचेंज से काम नहीं चलेगा, 2 इंटरचेंज हमें करने पड़ते हैं। 1 2 2 2 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है। दिस इज आर। यहां पर आ जाइए, 1 2 3 4। यहां पर भी लफदर चल रहा है, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला डॉट पर उपस्थित नहीं है, 2 इंटरचेंज करने पड़ेंगे। अब आप घूमिए, 1 2 2 2 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज एस। आप देखिए, फर्स्ट एंड, सबसे पहले देखना है फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड कन्फिगरेशन सेम है, ये आइडेंटिकल होंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड एनेंशियोमर होंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड एनेंशियोमर होंगे। ओके, चौथे वाले में आप देखते ही पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कौन सा सवाल था? 5वां। फर्स्ट एंड थर्ड आर आइडेंटिकल, पहला ऑप्शन सही लिखा हुआ है। फर्स्ट एंड सेकेंड आर एनेंशियोमर, दूसरा भी सही लिखा है। तीसरे में लिखा है फर्स्ट एंड सेकेंड आर डाइस्टीरियोमर, ताकि फर्स्ट और सेकेंड का एनेंशियोमर। चौथे में लिखा है बोथ 1 and 2, यस, तो 1 and 2 सही होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड एनेंशियोमर है, जबकि थर्ड ऑप्शन में लिखा है फर्स्ट एंड सेकेंड डाइस्टीरियोमर है, वो गलत हो गया। पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, आंसर टिक करेंगे 4th। ठीक है बेटा, चल, दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। बढ़िया सवाल था। आरएस नोमेनक्लेचर आपने सीखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ और है, लेकिन सबसे पहले मैं इसको 2 टुकड़े में आपको बताऊंगा। पहला टुकड़ा ये है कि आपको बताने हैं इस मॉलिक्यूल के कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। चलिए, आपको समय दे रहे हैं 30 सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर दिस मॉलिक्यूल हैव। आंसर कमेंट बॉक्स में देख लेते हैं, कोई दे रहा है आंसर? यस, बताइए कितने स्टीरियो आइसोमर है। ध्यान से अगर आप लोग देखें तो एक कायरल कार्बन ये है और एक कायरल कार्बन आपका ये है। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। यहां पर सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं। आपको मालूम है जब एक से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं तो हम लोग के पास कुछ फार्मूले होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के या स्टीरियो आइसोमर निकालने के। याद करिए, एक्सक्लूसिव सीट में पीछे पन्ने पर हमने आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए थे। ये तो बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। देखिए बेटा, आप लोग ध्यान से देखें, यहां से चलने पर और यहां से चलने पर हमें डिफरेंट चीजें मिल रही हैं। मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? अनसिमेट्रिकल। अगर ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो स्टीरियो आइसोमर बराबर 2 की पावर n, 2 की पावर 2 बोले तो 4।
इज इट क्लियर? कितने स्टीरियो आइसोमर इसके होंगे? 4 स्टीरियो आइसोमर इसके होंगे। याद करिए मैंने क्लास में ऐसे आपको पढ़ाया था कि पीओएस देखते हैं है या नहीं है। फिर मैंने बहुत जोर देके आपको बताया था कि यहां पर पीओएस का मतलब होता है मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। मैंने बाद में फिर ये भी बोल दिया था कि जितने भी फार्मूले हैं आप वहां पर पीओएस भले ना लिखो, आप सिंपल ये देखो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। ये चीज हम लोग कैसे देखते हैं? ये दोनों छोरों से अंदर की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। सी सी सेम, सी पर ओवेच, सी पर बीआर, इधर से और इधर से चलने पर हमें डिफरेंट चीजें मिल रही हैं। मॉलिक्यूल हमारा अनसिमेट्रिकल हो गया। स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर n बोले तो 2 की पावर 2 बोले तो 4। ये हो गया फार्मूले से। आप स्टीरियो आइसोमर बोलो या यही इसके क्या होंगे। अब एनएनसीओमर मत लिखो, अब स्टीरियो लिखा रहेंगे, ठीक है। अब देखना ये 4 कैसे आए, मैंने ये भी आपको क्लास में बताया होगा। इसके अराउंड आरएस बनेगा, इसके अराउंड आरएस बनेगा। तो ये 4 कैसे बने? वो आर हो, ये आर हो, वो आर हो, ये एस हो, वो एस हो, ये एस हो, और वो एस हो, ये आर हो। यही 4 तो बनेंगे। अगर इसमें से ध्यान से हम देखें तो आर आर एस एस ये आपस में एनएनसीओमर होंगे और आर एस और एस आर ये आपस में एनएनसीओमर होंगे। लेकिन अगर हम बात करें आर आर और आर एस क्या होंगे? ये डायस्टीरियोमर होंगे। आर एस और एस एस क्या होंगे? तो ये डायस्टीरियोमर होंगे। नोट्स आप पढ़कर आए होंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस बर्तन में ये होगा उसमें 4 रूप उपस्थित होंगे। उन 4 रूपों में आर आर एस एस आपस में एनएनसीओमर हैं और आर एस एंड एस आर आपस में एनएनसीओमर हैं। लेकिन ये जोड़ा इन जोड़ों के साथ डायस्टीरियोमर होगा। पहले तो आपको ये बेसिक समझना चाहिए कि ये हमने क्या बताया। अब देखिए मैं सवाल को पूरा करने जा रहा हूं, सवाल नंबर 6 को। सवाल ये था जिस बर्तन में ये मॉलिक्यूल है उसमें 4 स्टीरियो आइसोमर है, आपने निकाला। सवाल ये था कि अगर इस बर्तन का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दें तो यहां पर हमको कितनी लेयर प्राप्त होंगी या कितने फ्रैक्शन प्राप्त होंगे। दिस इज द क्वेश्चन। आंसर बताइए कितनी लेयर प्राप्त होंगी? 1 लेयर प्राप्त होगी, 2 लेयर प्राप्त होंगी, 3 लेयर प्राप्त होंगी या 4 लेयर प्राप्त होंगी? बता पाएंगे? अभी अभी मैंने आपको बताया, अभी अभी मैंने आपको बताया कि एनएनसीओमर जो होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। इसलिए एनएनसीओमर को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन डायस्टीरियोमर की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं। जब आप इस मिक्सचर को गर्म करोगे देखो क्या होगा, ये दोनों एक साथ रहेंगे एक लेयर में और ये दोनों एक साथ रहेंगे अलग लेयर में। तो एक फ्रैक्शन आपको इसका मिलेगा और एक फ्रैक्शन आपको इसका मिलेगा। तो टोटल कितने फ्रैक्शन आपको मिलेंगे? 2 फ्रैक्शन आपको मिलेंगे। दिस इज द आंसर। बहुत ही प्यारा सवाल था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन दिए हैं 2, 4, 6, 7। सो 2 इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, तो सबसे पहले आपने इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर निकाले। यहां तक से काम नहीं बन पाएगा, फिर आपको यह सोचना होगा ये 4 स्टीरियो आइसोमर कौन कौन से होंगे। वहां से भी काम नहीं बन पाएगा, फिर आपको यह सोचना होगा इनमें आपस में एनएनसीओमर कौन होंगे और डायस्टीरियोमर कौन होंगे।
वहां से भी काम नहीं बनेगा। फिर आपको यह सोचना होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर कौन कौन साथ में रहेगा, कौन कौन अलग हो जाएगा। सो द आंसर आर 2 फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 मैं नहीं बताऊंगा, सीधे फटाफट बोलिए। आपके सामने 4 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, और एक ये बना हुआ है। आपको बताना है ये साइक्लोहेक्सेन के 4 कन्फर्मर बने हुए हैं, इसमें से लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा। हम आपको 5 सेकंड भी नहीं देने वाले हैं, जल्दी बताइए लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होता है। हाफ चेयर कन्फर्मर इज लीस्ट स्टेबल। लर्निंग ट्रिक है, सट्टे बाजी या सीटी बजी है, आपको अच्छे से मालूम। चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट एंड हाफ चेयर। दिस इज चेयर, दिस इज बोट, दिस इज ट्विस्ट बोट एंड दिस इज हाफ चेयर। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा इसका रीजन क्या होता है, आपने नोट्स में पढ़ा होगा, बहुत कुछ पढ़ाया होगा मैंने इसके बारे में, वो डिस्कस हम नहीं करने वाले हैं। आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर मालूम हो गया, चेयर कन्फर्मर, ट्विस्ट बोट, बोट एंड हाफ चेयर कन्फर्मर, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, एंड द ऑप्शंस आर 2 मिथाइल, पेन चालू कर दीजिए, 2 पेंटीन, 3 मिथाइल, 2 पेंटीन, 4 मिथाइल, 1 पेंटीन, और चौथा है 3 मिथाइल 1 पेंटीन। इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा। 50 सेकंड आपके पास है। करिए। ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा। मैंने इन 15-16 क्वेश्चनों में पूरा स्टीरियो कवर किया है, हर प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने ले आए हैं। जल्दी से करिए। ओके, आइए देखते हैं बेटा। आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये तो हो गया, हमें इनका स्ट्रक्चर बनाना है और कायरल कार्बन को चेक करना है। आइए, स्ट्रक्चर बनाना आपको मालूम होता है, रूट वर्ड। सबसे पहले रूट वर्ड में जितने भी कार्बन हुआ करें उनको सिंगल बॉन्ड से आप लगा दिया करिए। जब नेम से स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेकार चाहे बेटा,
तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, मान लो यहां से कर दी। अब 2 पे लगाए इन, इन का मतलब सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और 2 पे लगाए मिथाइल। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहां पे कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। 3H 2H, ये दोनों तो बेकार ही हो गए। 3H 3H, कोई भी कार्बन नहीं है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दूसरा वाला देखिए, 1 2 3 4 5, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है और 3 पे लगाना है मिथाइल ग्रुप। आप देखिए ये भी बेकार हो गया। 3H 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 3H, ये दोनों बेकार है, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट तीसरा वाला देखिए, नंबरिंग कहीं से भी कर दीजिए। लो अब की बार यहां से कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 इन है तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और 4 पे लगाए मिथाइल। ये दोनों बेकार हो गए। 2H बेकार हो गया, 1H दूसरे पे मिथाइल, तीसरे पे मिथाइल बेकार हो गया, 3H 3H बेकार हो गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चौथा वाला देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 1 है और 3 पे लगा है मिथाइल, ये दोनों बेकार हो गए। ये देखिए, एक पर H है, दूसरे पर इथाइल, तीसरे पर मिथाइल, चौथे पर विनाइल, चारों हाथ अलग अलग हैं, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये वाला कायरल होगा बेकार बेकार बेकार। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो द राइट आंसर इज 4th। राइट, मैं क्वेश्चन का आंसर तो आ चुका है। अब मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे ये बताओ, एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि इनमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा। यू हैव ओनली 20 सेकेंड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, ये सवाल हो चुका है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा। 20 सेकेंड। अरे भाई जाना मत, रुके रहना। मनोज गुप्ता सर से बोलो रुके रहना। हो गया, हो गया बेटा। आइए देखते हैं, जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो हमारे निशाने पे होते हैं वो कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। हमारे निशाने पर हैं वो कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक, अब देखिए, जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है उन कार्बनों से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। दिस इज द बेसिक कंडीशन। इस कार्बन से लगे दोनों ग्रुप सेम हो गए, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर देखिए, इस कार्बन देखो, एक पर मिथाइल लगा है, एक पर हाइड्रोजन होगा, दोनों ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट। यहां पर देखो, एक पर मिथाइल लगा है और एक पर इथाइल लगा है। यस, यहां पर भी दोनों डिफरेंट है, यहां पर भी दोनों डिफरेंट है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। टर्मिनल एल्कीन आप देखिए बेकारी होती है, तो यहां पर भी 2H होंगे और यहां पर भी 2H होंगे। ये भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ये भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। खैर, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया। सवाल था ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, आंसर इज 4th। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। सवाल है 2 मिथाइल ब्यूटेन। मिथाइल ब्यूटेन का हमने मोनोक्लोरिनेशन कराया। तो सवाल है, बताइए कितने कायरल कंपाउंड बनेंगे। यू हैव अगेन 50 सेकेंड। 2 मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन कराया, बताइए कितने कायरल कंपाउंड बनेंगे।
कितने कायरल कंपाउंड बनेंगे? हो गया। आइए सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन, नंबरिंग कहीं से भी कर दीजिए, 2 पे लगा है मिथाइल, ये इसका नाम हो गया। आपको याद होगा जब भी मोनोक्लोरिनेशन करके कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि कुल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, ये मैंने आपको सिखाया था। जैसे देखिए, अगर ये क्लोरीन यहां पे जाके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है तो पहला प्रोडक्ट आपका बनेगा सी 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 एल। दूसरा, अगर ये क्लोरीन इसको सब्स्टिट्यूट करता है तो दूसरा प्रोडक्ट ये बन सकता है। अगर ये क्लोरीन इस कार्बन के H को हटाता है तो तीसरा प्रोडक्ट ये बन सकता है। और अगर ये क्लोरीन इसके H को हटाए या इसके H को हटाए, वो सेम ही बनना है, तो चौथा वाला ये बन सकता है। तो ये 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। हम लोगों का सबसे पहला काम होता है कि मोनोक्लोरिनेशन कराने के बाद कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, पहले वो बना लिए जाते हैं। अब आप हर स्ट्रक्चरल आइसोमर को चेक करिए कि कहीं कोई कायरल कार्बन तो जनरेट नहीं हुआ। आइए देखते हैं। 2H बेकार, 2H बेकार, 2 मिथाइल बेकार, 3H बेकार, 3H बेकार, 3H बेकार। इसको देखो बेटा, मिथाइल, दूसरे पे हाइड्रोजन, तीसरे पे क्लोरो और चौथे पे आइसोप्रोपाइल। यस, कायरल कार्बन। 2 मिथाइल बेकार, 3H बेकार। ठीक है, 2 इस पर आई है, 3H बेकार, 2H बेकार, 2 मिथाइल बेकार, 3H बेकार, 3H बेकार, 3H बेकार, 2H। इसको देखो बेटा, एक पे H है, एक पर मिथाइल है, एक पर इथाइल है और एक पे क्लोरोमिथाइल है। ये रहा कार्बन। बस ध्यान देने की बात है, जो 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे उसमें से 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर ऐसे हैं जिनके पास कायरल कार्बन जनरेट हुआ है। हमारे स्टूडेंट जानते हैं अच्छे से, जब भी कायरल कार्बन जनरेट होता है तो डेक्स्ट्रो और लीवो इक्वल अमाउंट में बनते हैं। ये D1L1 हो गया और ये D2L2 हो गया। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए जब इसका मोनोक्लोरिनेशन हुआ तो कितने कायरल कंपाउंड बने, डेक्स्ट्रो अपने में कायरल है, लीवो अपने में कायरल है, डेक्स्ट्रो अपने में कायरल है, लीवो अपने में कायरल है। सो द आंसर इज 4। यहां पर देखिए, अच्छे अच्छे बच्चे जो पूरा सवाल कर लेते हैं लेकिन गलती क्या कर देते हैं, वो कायरल कंपाउंड का आंसर लगा देते हैं 2। वो एक इसको मान लेते हैं कायरल और एक इसको मान लेते हैं कायरल। नहीं बेटा, देखिए ये कायरल कार्बन जनरेट होगा जो 2 रूपों में होगा बर्तन के अंदर, डेक्स्ट्रो फॉर्म में भी होगा और लीवो फॉर्म में भी होगा। डेक्स्ट्रो फॉर्म अपने में कायरल है, लीवो फॉर्म अपने में कायरल है। तो टोटल कायरल कंपाउंड कितने हो गए? 4। 1 2 3 4। ओके, तो ध्यान रखना बेटा, 2 नहीं बोल सकते हम लोग, है ना। कितने कायरल कंपाउंड होंगे? 4। सवाल आ जाए कितने एनेंशियोमर होंगे, तो भी आंसर क्या होगा? 4। सवाल आ जाए कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होंगे, आंसर तो भी क्या होगा? 4। ऑप्टिकली एक्टिव पूछा जाए, एनेंशियोमर पूछा जाए, कायरल कंपाउंड पूछा जाए, आंसर क्या होंगे? 4। कभी कभी सवाल आ जाता है कितने इनेंशियोमेरिक पेयर होंगे। हाँ, तो पेयर कितने का होता है? 2 का। तो एक पेयर ये हो जाएगा इनेंशियोमर का
एक पेयर ये हो जाएगा, तो आंसर लगा देंगे 2। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था कितने कायरल कंपाउंड होंगे, 4। सो फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है क्वेश्चन नंबर 10। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आपस में क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। आपके पास समय है 10 सेकेंड, इससे ज्यादा समय बिल्कुल नहीं देंगे, मुंह जवानी क्वेश्चन है। मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड आपस में क्या होते हैं। हो गया, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आपस में क्या होते हैं, दिस इज द क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस आर टॉटोमर, चेन आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सो द आंसर इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, आपको याद होगा मैलिक एसिड होता है, सामने देख लो, व्हाट इज दिस, दिस इज एथिलीन। एथिलीन में दोनों कार्बन का एक एक एच हटाओ और एक एक COOH लगाओ। यही बेटा मैलिक एसिड है और यही बेटा फ्यूमेरिक एसिड है। मैलिक एसिड होता है सिस फॉर्म को हम लोग कहते हैं मैलिक एसिड, और इसकी ट्रांसफॉर्म को हम लोग कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। राइट, तो ध्यान रखिए, मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड जो होते हैं ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, आपस में स्टीरियो आइसोमर होते हैं। सिस फॉर्म को कहते हैं मैलिक एसिड और ट्रांसफॉर्म को कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। कॉपी पर एक जगह नहीं 2-3 जगह ये चीज मैंने बताई होगी, केमिकल बॉन्डिंग में बताई होगी, और जब ये पढ़ा रहे होंगे तब भी हो सकता है बताया होगा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने ये पॉइंट पढ़ाया होगा अंडर द हेडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, आपको मालूम होना चाहिए कि Ka1 ज्यादा होता है मैलिक एसिड का, लेकिन Ka2 ज्यादा होता है फ्यूमेरिक एसिड का। फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट मैलिक एसिड का ज्यादा होता है क्योंकि H+ निकलने के बाद एनायन और इस H के बीच में चिलेशन हो जाता है, लेकिन सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 सवाल है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये एक मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक, और इस मॉलिक्यूल का एक न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया गया है। X H H और CH3Y। यहां पे सवाल आपसे ये है X एंड Y क्या हो सकते हैं, आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। H एंड H, H एंड C2H5, C2H5 एंड H और CH3 एंड CH3। आपको हम समय दे रहे हैं 50 सेकंड का, करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है ये।
50 सेकेंड आपके पास है, आपको एक्स और वाई बताना है। दो आंसर है इसके, ध्यान रखिएगा, मैं हिंट दे रहा हूं, दो आंसर है ए बी सी डी में। डी आंसर दे रहे हैं, ज्योत्सना यादव का डी है, प्रफुल्ल दीक्षित का डी है, और बाकी मैं चला नहीं पाता हूं भाई। बोथ CS3 फोर्थ आंसर है। सिस ट्रांस क्या हो रहा है? उत्कर्ष जिंदल का फोर्थ है, अनुज कुमार का थर्ड है, अनुपम पाल का 1 है। चलिए, कुछ किया, कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं बिल्कुल। देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं है, हम दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे चाहो वैसे कर लो, लेकिन दोनों तरीकों में आपका सबसे पहला काम ये होगा कि आपको ये स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा। मतलब ब्यूटेन 1 2 3 4 और 2,2 डाइमिथाइल। अब देखिए, वेरी सिंपल, दो तरीके से कर सकते हैं। तरीका नंबर 1 जरा देखिए, 1 2 3 4, प्लीज अब पेन बंद कर दीजिए। देखिए, हमें मालूम है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है, यस। तो फ्री रोटेशन देखिए, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में भी होगा, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में भी होगा, और थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में भी होगा, इसके बीच में भी होगा, इसके बीच में भी होगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसके कन्फर्मर हम इसके अराउंड भी बना सकते हैं, इसके अराउंड भी बना सकते हैं, इसके अराउंड भी बना सकते हैं, इसके और इसके अराउंड भी बना सकते हैं, लेकिन ये दोनों कन्फर्मर सेम होंगे। तो आप देखिए कितने कन्फर्मर आप बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने C1 और C2 के अराउंड बनाया, प्लीज सामने देखते रहिए, C1 और C2 के अराउंड बना रहा हूं मैं। ये मान लीजिए C1 है और सर्किल जो है वो C2। अब देखिए, C1 में 3 जो है हाइड्रोजन लगे हैं, और C2 में 2 मिथाइल लगे हैं और 1 इथाइल लगा है। ये आपने बनाया है C1 C2 के अराउंड। अगर हम C2 C3 के अराउंड बनाएं, ये C2 मान लिया, ये C3 मान लिया। अगर हम C2 C3 के बनाएं तो C2 पे लगे हैं 3 मिथाइल, और C3 पे लगे 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। ओके, आप C3 C4 के अराउंड भी बना सकते हैं। खैर, मेरा आंसर शायद इसी से आ जा रहा था। देखिए बेटा, मान लो C1 C2 के अराउंड अगर बनाया होता, देखिए तो बिंदी से 2H और 1X, 2H और 1X, तो X बराबर आ गया H। सर्किल पर 2 मिथाइल 2 मिथाइल, तो Y की वैल्यू आ गई इथाइल। ये भी आंसर हो सकता है। यहां से अगर देखें, बिंदी से 2H 1 मिथाइल, बिंदी से 2H और X, सर्किल से अगर हम लोग देखें तीनों मिथाइल लगे हैं, 2 मिथाइल, तो Y की वैल्यू हो गई मिथाइल। तो आप अगर ध्यान से देखें, H वाला गलत है, H और इथाइल, B वाला सही है, इथाइल और हाइड्रोजन ये गलत है। ध्यान रखिए, पहले X पूछा है फिर Y पूछा है, और D वाले में दोनों मिथाइल है, तो ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? B एंड D। ओके, अब देखिए बेटा, ये जो ऐसे आपने किया ना,
तो कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर C3 C4 के अराउंड भी बनाइए। बिल्कुल सही है सर, C2 और इस वाले कार्बन के अराउंड भी बनाइए। बात सही है आपकी। वास्तविकता ये है कि हमें मिनिमम 4 स्ट्रक्चर बनाकर सवाल को देखना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवाल लेंदी हो रहा है। तो अब देखिए इस सवाल को करने का दूसरा तरीका क्या है। देखिए दूसरा तरीका बेटा ये हो सकता है कि आप क्या करिए, ये वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए और यही चित्र बनकर आना चाहिए। अगर यही चित्र बनकर आ रहा है तो आपका सही आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन, पहले कार्बन पे लगे 2H और दूसरे कार्बन पे लगे हैं 2 मिथाइल। अब देखना, X की जगह अगर H लगा दिया और Y की जगह क्या लगा दिया, H, तो आप बताइए क्या ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा वाला देखिए, यहां X है और यहां क्या है, Y। X क्या लगा दिया, H, और Y क्या लगा दिया, C2H5। तो ध्यान से आप देखिए जरा, आपको वही स्ट्रक्चर मिल रहा है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 पे लगे हैं 2 मिथाइल, 1 2 3 4, 2 पे लगे हैं 2 मिथाइल। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, सही हो गया, राइट। आप इसी प्रकार से सी वाला बनाकर देखिए, सी वाला बनाइए, CH2C 2 मिथाइल, यहां X है यहां Y है। X की जगह इथाइल, Y की जगह हाइड्रोजन। आप ध्यान से अगर देखें तो व्हाट इज दिस, दिस इज 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की प्रिंसिपल चेन आ रही है, जबकि यहां पे 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, इसलिए ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। और डी वाला देखिए, यहां पे X था यहां पे Y, X की वैल्यू है CH3 और Y की वैल्यू भी है CH3। आप ध्यान से अगर देखें तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है और सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल लगे हैं, 4 कार्बन की चेन है और सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल लगे हैं। तो ये वाला भी क्या होगा, सही होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 के 2 आंसर सही हैं, बी वाला भी और डी वाला भी। आप ऐसे करते तो भी अच्छा था और पहले वाले तरीके से करते तो भी अच्छा था। आपको मालूम है कन्फर्मर्स सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन से जनरेट होते हैं। इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होने के कारण हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, आपके सामने 4 चित्र बने हुए हैं। ए, पेन उठा लिया करो, जब चित्र बनाना हम चालू किया करें, अपना काम चालू कर दिया करो। एटलीस्ट चित्र तो बना सकते हैं आप कॉपी पर। सिंपल क्वेश्चन है बट नीट का चहेता क्वेश्चन है। The question is, इन चारों में will not show optical isomerism, not show optical isomerism। इनमें से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो नहीं करेगा? यू हैव अगेन 50 सेकेंड। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो नहीं करेगा? पचास सेकेंड आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो नहीं करेगा? बताइए, सिंपल क्वेश्चन है। जितेश प्रजापति, मजा आ रहा है बेटा? ये मल्टी चॉइस नहीं है, सिंगल चॉइस है। दीक्षा वर्मा का डी, जितेश प्रजापति डी, मोहम्मद इतेसामुल हक 4, तपन 4, सरोज 4, विनय गुप्ता 4, सभी लोग 4 बोल रहे हैं। अरे मनोज देखो यार बेटा, क्या कर पड़ोगे? ठीक है, बताइए बेटा। तो चल रहा है, देखो मोबाइल देखो, चल रहा है। बढ़िया, देखा जाए। चलिए लीजिए। अरे देखो बेटा, कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करे? देखिए, सबसे पहली बात तो दूर से आंसर दिखाई पड़ रहा है थर्ड वाला। थर्ड वाले के पास आप देख रहे हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो थर्ड वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दूर से आंसर दिखाई पड़ रहा था थर्ड। पता नहीं क्यों आप लोगों ने इतना समय ले लिया, मुझे नहीं मालूम। इसका आंसर बेटा क्या होना था? थर्ड इसका आंसर होना था। अब सवाल ये है कि पहला और दूसरा क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो आप लोग बोल रहे हैं एलीन। एलीन आर नॉन प्लेनर, हेंस कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एलीन का मतलब होता है क्यूमुलेटेड डाई। अगल बगल जब डबल बॉन्ड होते हैं तो दिस इज कॉल्ड एलीन। एलीन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती हैं अगर टर्मिनल कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हो। ठीक है, अगर ये दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे तो शो नहीं करेगा। सवाल ये उठ रहा, एलीन क्यों शो करते हैं? तो ये भी आपको मालूम है कि एक टर्मिनल कार्बन जो होता है वो एक्चुअली में नॉन प्लेनर हो जाता है। कहने का मतलब ये है, इस कार्बन के ये दोनों बॉन्ड अगर इसी प्लेन में माने तो इस कार्बन का एक बॉन्ड ऊपर की तरफ है और दूसरा बॉन्ड अंदर की तरफ है। आपको याद होगा, ये सब मैंने आपको मॉडल लाकर क्लास में समझाया था। ना पीओएस है ना सीओएस है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो पहला वाला भी एलीन है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। टर्मिनल कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, टर्मिनल कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, ये भी एक्टिव होगा। ये भी देखिए एलीन है और टर्मिनल कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, ये भी एक्टिव होगा। ठीक है, अब जरा चौथे वाले पर आते हैं। पता नहीं कैसे तुम लोग कह रहे थे कि चौथा वाला इनएक्टिव होगा। अरे मेरे भाई, ये न्यूमन प्रोजेक्शन आपको दिया गया है, आप इसको ओपन कर लीजिए। ये वाला कार्बन ये हो गया जिससे H लगा है, CH3 लगा है और Cl लगा है, सिंगल बॉन्ड। सर्किल वाला कार्बन ये हो गया जिस पर H लगा है, Cl लगा है और CH3 लगा। अरे भैया बिल्कुल शो करेगा। आप देख सकते हैं इसके पास कायरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन है, इसलिए ये शो करेगा। और सुनिए बेटा, मेरी बात सुनो तो, जैसे ही 2 कायरल कार्बन आए भैया काम बढ़ गया, काम बढ़ गया। सबसे पहली बात, आपकी नीट का लेवल का क्वेश्चन था, थर्ड आंसर लगाया, आगे बढ़ गए। चूंकि हम लोग अभी अपने कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया, जैसे ही आपने देखा 2 कायरल कार्बन है और साथ में सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो क्वेश्चन ये भी उठ सकता था कि ये इनएक्टिव मीसोफॉर्म भी हो सकता था।
मतलब ये एक्टिव भी हो सकता था और ये इनएक्टिव भी हो सकता था। ध्यान से रखिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, कायरल कार्बन एक से ज्यादा हो, तो ध्यान रखिएगा अगर वो प्रोजेक्शन एंटी स्टैगर्ड या फुल्ली एक्लिप्स बना है तो फिर ये मीजो होगा। क्यों? क्योंकि एंटी स्टैगर्ड के पास COS आ जाएगा और फुल्ली एक्लिप्स के पास POS आ जाएगा। लेकिन अगर वो पार्सली एक्लिप्स या गॉच बना है तो फिर वो एक्टिव होगा। आप देखिए बेटा, जैसे ही देखा कि दो कायरल कार्बन है और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, अभी आप नहीं कह सकते ये एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। आप देख सकते हैं ना तो ये फुल्ली एक्लिप्स है और ना ही ये एंटी स्टैगर्ड है। देखिए इसके अपोजिट ये, लेकिन मिथाइल के अपोजिट क्या है? हाइड्रोजन है, मतलब COS नहीं है, POS हो नहीं सकती, इसलिए ये कंपाउंड भी एक्टिव होगा। हमें ऐसा लगता है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन चुका है। अब आप जब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस चौथे वाले को ऐसा बना देता, अगर मैं इस चौथे वाले को ऐसा बना देता, ये देखिए आपने एंटी स्टैगर्ड बना दिया, तो दो कायरल कार्बन होने के बावजूद भी इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगी और ये मीजोफॉर्म हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर होगी बात? उम्मीद करते हैं चौथा वाला आपको समझ में आ गया है कि अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन में दो कायरल कार्बन हो लेकिन मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल हो तो ध्यान रखिएगा, चेक करिएगा कहीं COS या POS तो उसके पास नहीं है। इसके लिए मान लीजिए यहां पर हम लोग ये कर देते हैं कि Cl की जगह पर Br लगा देते हैं। तो अगर आपने Br लगा दिया फिर तो आपका मॉलिक्यूल क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल हो गया। और अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो गया, अब एंटी स्टैगर्ड हो, फुल्ली एक्लिप्स हो, गॉच हो, अब कुछ भी हो, अब ये क्या रहेगा? ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। क्लियर बेटा? आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। चौथा वाला अच्छा था, तो क्वेश्चन नंबर 12 का फिलहाल आंसर थर्ड हो गया है और आपने इसमें जो कुछ भी नया सीखा आप उसको अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा या सीट के ऊपर ही लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने एक ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसके मीजोफॉर्म कितने होंगे? बताइए इसके मीजोफॉर्म कितने होंगे? आपको हम 30 सेकंड दे रहे हैं। मीजोफॉर्म कितने होंगे? फार्मूले अगर आपको याद होंगे तभी कर पाएंगे। चलिए समय ओवर होता है। आप देख सकते हैं यहां पे कायरल कार्बन एक से ज्यादा है और यहां पे गोला। आप समझ गए होंगे गोला क्यों लगाया है? बिकॉज दिस इज ए स्यूडो
कायरल कार्बन। और ये दोनों जो हैं ये जेन्युइन कायरल कार्बन है। सीडो कायरल कार्बन उसे कहते हैं जिसके दो हाथ, दो वैलेंसी जो सेम दिखाई पड़ रही हैं, अगर वो कायरल हैं तो उनको डिफरेंट मान लिया करिए और इसको हम लोग बोल देते हैं सीडो कायरल कार्बन। अगर इसके पास कायरल कार्बन पूछे जाएं तो दो ही लगाएंगे, लेकिन अगर आपने फार्मूले अपने इस्तेमाल करे तो आप n की जगह कितना रखोगे? 3 रखोगे। फिर से बोल दे रहा हूं, अगर कायरल कार्बन पूछे गए तो दो ही लगाएंगे, लेकिन फार्मूले लगाओगे तो n की जगह कितना रखोगे? 3। अब जब भी हम लोग फार्मूले लगाते हैं सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो दोनों छोरों से चलो, CH3 CH3 CHOH CHOH, मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? सिमेट्रिकल। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, देखो n की वैल्यू इवन है या ऑड? n की वैल्यू क्या आ रही है? ऑड। पर जब n की वैल्यू ऑड आती है तो आपको मालूम है एनेंशियोमर बराबर 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1/2 और मीजो फॉर्म हो जाएंगे 2 की पावर n माइनस 1/2। हमें मीजो बताने थे, 3 में से 1 गया 2, 2/2 1, 2 की पावर 1 बोले तो क्लियर बेटा? बाकी सारे फार्मूले हमने क्लास में कैसे याद करवाए हैं, हम ये सब यहाँ पर नहीं बोलने वाले हैं। आपको ये फार्मूले हमने अच्छे से याद करवाए हैं, तरीका बताया था याद करने का। तो मीजो फॉर्म कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। क्लियर? तो 13 का आंसर हो गया फर्स्ट, क्योंकि मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल है, n की वैल्यू ऑड है, मीजो फॉर्म होंगे 2 की पावर n माइनस 1/2। आंसर आ गया 2। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, खत्म करके ही क्लास ओवर करेंगे। सवाल है, डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये दिया है, ये दिया है, हम और आप मिल के काम कर रहे हैं, आपको घर पर सीट लगाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो नहीं करेगा? 20 सेकंड सिर्फ देंगे, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्या आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का? बताओ भाई। 13D 444 13D उमेश चंद्र का डी आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब सभी बच्चे दे रहे हैं, सवाल में कोई दम नहीं है। हमारे बच्चे जानते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू हिंडर्ड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। ये सभी लोगों को मालूम है, डबल बॉन्ड के अराउंड हिंडर्ड रोटेशन होता है, जिसके कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। अब ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है, जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उनसे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो कार्बन से तो 2 ग्रुप चेक कर लेंगे। क्लास को याद करिए, नाइट्रोजन में एक ही ग्रुप लगा होता है, क्योंकि दूसरा ग्रुप जो होता है वो लोन पेयर बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? लोन पेयर। यही बेटा कारण है
कि कार्बन ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड है तो यहां पर ज्योमेट्रिकल की कंडीशन नहीं बन सकती, क्योंकि इसके तो दोनों हाथ डिफरेंट हो जाएंगे लेकिन इसके दोनों हाथ सेम हो जाएंगे। मेरी बात बेटा आपको समझ में आ रही है? लेकिन बेटा अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड का हम प्रोटोनेशन करा दें, तो अगर आप इसका प्रोटोनेशन करा देंगे तो आप जरा देखिए, अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एलिजिबल हो गया है, लेकिन विदाउट प्रोटोनेशन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। खैर यहां पे देखिए एन है, यस, डिफरेंट 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 डिफरेंट, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सी का छपाई डिफरेंट डिफरेंट, ये भी शो करेगा। क्या देखिए डिफरेंट डिफरेंट, ये भी शो करेगा। और यहां देखिए मामला क्या हो गया, सेम, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए दोनों एटम से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए फोर्थ वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। कार्बोनिल कंपाउंड सी डबल बॉन्ड ओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों ग्रुप लोन पेयर हैं, सेम है। लेकिन अगर उसका प्रोटोनेशन करा दिया जाए तो फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है, आपको बताना है ये चित्र एरिथ्रो है या थ्रियो है। आपके पास है 30 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है एरिथ्रो है या थ्रियो है। जब तक आप बताइए तब तक हम लास्ट सवाल लिख देते हैं। हो गया। आइए देखिए, हमारे स्टूडेंट जानते हैं कि दो प्रकार के एनेंशियोमर हम लोग पढ़ते हैं, थ्रियो एनेंशियोमर और एरिथ्रो एनेंशियोमर। थ्रियो एरिथ्रियो की कंडीशन मैंने लिखवा रखी थी, दो कायरल कार्बन होने चाहिए, इनसे लगे दो ग्रुप, इनसे लगे दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए और तीसरा ग्रुप जो है वो मान लीजिए ए, वो सेम होना चाहिए। थ्रियो एरिथ्रियो की कंडीशन होती है दो कायरल कार्बन का सिस्टम होना चाहिए, दो ग्रुप सेम होने चाहिए और तीसरा ग्रुप जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं टू कायरल सिस्टम है, दो ग्रुप H CH3 सेम है और तीसरा ग्रुप OH और Cl जो है वो डिफरेंट है। अब आपको मालूम है यहां पर डिफरेंट वाले ग्रुपों को वर्टिकल लाइन पे रखते हैं। अब सेम ग्रुप अगर सेम साइड है तो इसे हम लोग कहते हैं एरिथ्रो, और सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड हो जाए तो इसे हम लोग कहते हैं थ्रियो। लर्निंग ट्रिक आपको मालूम है, T से बनता है थ्रियो और T से बनता है
ट्रांस। तो सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड पर हो गए तो वो थ्रियो एनेंशियोमर कहलाएगा, और सेम ग्रुप सेम साइड पर अगर हो गए तो वह एरिथ्रियो एनेंशियोमर कहलाएगा। दोनों कायरल कार्बन से जो ग्रुप डिफरेंट होता है वो वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। आप देखिए डिफरेंट वाले ग्रुप वर्टिकल लाइन पर होने चाहिए, इसलिए सबसे पहले आपको मालूम है इस कायरल कार्बन में भी हम 2 इंटरचेंज करेंगे और इस कायरल कार्बन में भी हम 2 इंटरचेंज करेंगे ताकि डिफरेंट वाले ग्रुप वर्टिकल पर आ जाए। फिर देखेंगे सेम ग्रुप सेम साइड एरिथ्रो, सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो थ्रियो। तो मैं यहीं पर कर दे रहा हूं 2 इंटरचेंज। प्लीज देखिए OH को वहां ले गए, CH3 आएगा यहां, एक इंटरचेंज से काम नहीं चलता, एक और कराएंगे, OH यहां आ गया, H यहां, Cl को इधर ले आए, CH3 आ गया यहां पर, Cl को नीचे ले आए, CH3 आ गया यहां पर, CH3 को H से इंटरचेंज कर दीजिए। अब जब ध्यान देखिए सेम ग्रुप सेम साइड है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज थ्रियो एनेंशियोमर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा कि दिस स्ट्रक्चर इज ए एरिथ्रो एनेंशियोमर। हमने 2 इंटरचेंज करे हैं। OH को यहां पे ले जाना था, CH3 यहां पर आया, फिर CH3 को H से चेंज किया, ये बन गया। Cl को यहां पे लाए, CH3 यहां पर आया, फिर CH3 को H से इंटरचेंज किया, ये बन गया। दिस इज द एरिथ्रो एनेंशियोमर। तो आंसर बेटा हो गया 15 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 16। डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपके पास 30 सेकंड है, मल्टी आंसर है। बताइए कौन शो नहीं करेगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का 4। और बताइए 16 का 4। बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तीन थर्ड आंसर भी दिया जा रहा है। देखिए आप लोगों को मालूम है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड के अराउंड भी होता है और रिंग के अराउंड भी होता है। रिंग के अराउंड भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, तो वहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। और कंडीशन अभी भी सेम है, जैसे अभी अभी आपने बताया जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उनसे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। बताए वही कंडीशन आपकी रिंग में भी होती है। आप कोई भी 2 कार्बन पकड़ लीजिए, कोई भी 2, पूरी रिंग में कोई भी 2 कार्बन अगर ऐसे हो गए जिनसे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। हम कहना ये चाहते हैं ओपन चेन में सिस्टम होना चाहिए डबल बॉन्ड का, और साइक्लिक में यही सिस्टम बदल के क्या बन जाती है? रिंग बन जाती है। बस कंडीशन वही होती है कि एक कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। आप देखिए इस कार्बन पर एक H एक Cl अलग अलग हो गए, इस कार्बन पर एक H एक Cl अलग अलग हो गए। हमारी कंडीशन तो यहीं से सेटिस्फाई हो गई। ये तो और आगे निकल गया, इसमें एक कार्बन और है जिससे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट है। ये पक्का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, पक्का करेगा। यहां पर भी वही कंडीशन है, इस कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन से भी दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए। हमारा काम तो इसी से हो गया, लेकिन ये तो और आगे निकल गया, इससे लगे दोनों ग्रुप भी डिफरेंट है, ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। यहां पर देखिए एक कार्बन तो मिल गया,
जिससे लगा एक H है एक Cl है, बकाया देखो सब बेकार हो गए, H H H H Cl Cl H H H H। मतलब इस रिंग के पास सिर्फ एक कार्बन ऐसा है जिससे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब हम लोग यहां पर आते हैं। देखिए हमने आपको बताया था अगर रिंग का साइज 6 कार्बन 8 कार्बन से कम का है, इफ रिंग इज लेस देन 8 कार्बन, अगर रिंग का साइज 8 कार्बन से कम का है तो ध्यान रखिएगा रिंग के अंदर जो डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है वो सिस्टम मेरे किसी काम का नहीं होता। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक्चुअली दिस कंपाउंड इज 4 मेंबर्ड साइकिल जिसके एक कार्बन पर Cl लगा हुआ है। आप ये दोनों कार्बन तो आपके क्या हो गए, बेकार हो गए, और इन पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो भी बेकार हो गए। अब आप ये समझिए कि ये रिंग जो है वो 6 कार्बन की बची ही नहीं, ये रिंग जो है सिंपल 4 कार्बन की रिंग हो गई जिसके किसी एक कार्बन पर Cl लगा हुआ है। तो अगेन वही बात हो गई है, एक कार्बन से दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं लेकिन बकाया कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिससे दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो चौथा वाला भी नहीं करेगा और तीसरा वाला भी नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रिंग के अंदर डबल बॉन्ड तब तक ज्योमेट्रिकल में पार्टिसिपेट नहीं करता है जब तक रिंग का साइज 8 कार्बन या उससे ज्यादा ना हो। अगर रिंग का साइज 8 कार्बन से छोटा होता है तो रिंग के अंदर वाला जो डबल बॉन्ड होता है वो और उससे लगे ग्रुप बेकार हो जाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। रिमेनिंग कार्बन को देखा करिए, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा और नहीं हो रही है तो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसी क्वेश्चन में ये बनाते हैं, ध्यान दो बेटा, यहां का Cl हटा के हमने यहां पे लगा दिया। अब आप देखिए ये सिस्टम तो हमारे लिए क्या हो गया है, बेकार। सिंपल 4 मेंबर की रिंग है जिसके 2 अलग अलग कार्बन पर Cl लगा है, यस, इससे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट, इससे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट, यस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लास में आपको मैंने ये और समझाया होगा कि यहां पर ऐसा क्यों होता है। रिवीजन में इतना ही बहुत है बोलना मेरा कि रिंग का साइज अगर 8 कार्बन से कम है तो रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है वो और उससे लगे ग्रुप ज्योमेट्रिकल के लिए बेकार हो जाते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो गया 3rd एंड 4th। आई होप आप लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को एंजॉय किया। व्हाट्सएप करके बताइएगा आपको रिवीजन कैसा लग रहा है। अब हम लोग मिलेंगे थर्सडे को आइसोमेरिज्म पार्ट 2, स्ट्रक्चरल एज वेल एज टॉटोमेरिज्म, जो मैंने जियोस में रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया था, तो उसको भी करके आइएगा। ओके, मिलेंगे हम लोग थर्सडे को फॉर आइसोमेरिज्म पार्ट 2। ओके भाई, थैंक यू।